हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7th की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो बुक है इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। और आज हमारा ये अंतिम चैप्टर है, यानी आज हमारा जो 10th चैप्टर है वो है समानता के लिए संघर्ष। तो देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप एनसीईआरटी बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होता जा रहा है और सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। और देखिए दोस्तों, के साथ साथ बता दें कि ये हमारा आखिरी चैप्टर है और इसके साथ ही आपको जल्द ही हम इसके 1 से लेकर के और 10 तक के जितने हमने यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट किए इसकी पीडीएफ आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये हम यहाँ जल्द से जल्द जो है वो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। तो आप यहाँ से इसकी पूरी की पूरी 1 से लेकर के और 10 तक के जितने भी चैप्टर हैं सब के सब आप पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी फैसिलिटी हम बहुत जल्दी करने वाले हैं और जल्द से जल्द यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के और आप पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जो कि है समानता के लिए संघर्ष। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे एनसीईआरटी की केवल वही पॉइंट नोट कर रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और इस प्रकार से अगर आप भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार यहाँ पे शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लें जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए, हमने यहाँ पे नोट्स बना लिया है और आपको यहाँ पे बताते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही मैं आपको एक बार एनसीईआरटी की बुक में दिखा देता हूँ कि हम इस चैप्टर के में किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारा आखिरी चैप्टर है, चैप्टर 10 समानता के लिए संघर्ष। तो देखिए, इसमें हम किस किस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो इसमें लिया है कि इस पुस्तक में अभी तक आपने यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के बारे में जाना था, तो लेकिन हम इसमें हम जानेंगे कि क्या होती है समानता। और इसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें दिया गया कि जैसे आपको बता दें कि जैसे वोट देना जो है वो प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और इससे जो है एक तरह से समान जो सभी व्यक्ति हैं वो सभी अपने मतों का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार से ये भी क्या है, एक समान अधिकार है। लेकिन देखिए, हम इसमें मेन क्या पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए समानता के लिए कुछ संघर्ष, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज भी यहाँ पे जो समाज है उसमें कहीं ना कहीं भेदभाव आज भी होता है। और प्राचीन समय से ही जो समाज है इसमें लिंग, जाति, धर्म को लेकर भेदभाव होते रहे हैं। तो इस बारे में यहाँ पर दिया गया है कि समानता के लिए संघर्ष जो है वो काफ़ी समय से होता रहा है। इसके अलावा यहाँ पे तवा मत्स्य संघ के बारे में दिया गया है। देखिए, तवा जो है वो क्या है, इसके बारे में आपको मैं छोटा सा यहाँ पे ब्रीफ बताता हूँ। ये देखिए, ये तवा है जो कि मध्य प्रदेश का एक तवा नदी भी बहती है और मध्य प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ पे तवा बांध बनाया गया। तो जब ये बांध बनाया गया तो इसमें ये दिया गया है इसके बारे में कि ये बांध कब बनाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, सब यह सब हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। तो ये कहाँ पे बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होशंगाबाद की नर्मदा नदी से मिलने वाली बैतूल होती आती हुई तवा पर एक बांध का निर्माण जो है वो 1958 ईस्वी में आरंभ हुआ था और 1978 में पूरा हुआ था। तो इसके बारे में दिया गया है यहाँ पे कि देखिए, जैसे कोई भी अगर बांध बनता है तो किस प्रकार से लोगों के द्वारा उसका यहाँ पर विरोध होता है। विरोध देखिए दोस्तों इसलिए होता है कि जब भी कोई बांध अगर बनता है तो उससे पूरा के पूरा जो गांव है वो विस्थापित हो जाता है और उससे वहाँ का एनवायरनमेंट भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। वहाँ के जो पशु पक्षी हैं उनको भी काफ़ी नुकसान होता है। तो इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है कि जो तवा जो बांध बना था तो उसके लिए यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया था। और इसके साथ ही यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे जो 1986 में आप देखे थे, यहाँ पे दिया गया था कि जो मध्य प्रदेश सरकार है इसने यहाँ पे जो तवा के आसपास जो मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे थे इनको भी विस्थापित किया था। तो इस बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। तो चलिए, हम यहाँ पे दोनों को यहाँ पे लिंक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे नोट्स चलते हैं, फिर आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं आपको एनसीईआरटी के बुक में भी बताते रहूँगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया कि भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। राज्य और कानून किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म तथा उनके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी और व्यक्ति के वोट की। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि एक मताधिकार के बारे में भी दिया गया है कि मताधिकार से हमको समानता का भाव पैदा होता है। क्योंकि देखिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी के वोट की जो कीमत है उतनी ही होती है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, सबके वोट की कीमत समान होती है। इसके बाद दिया गया यहाँ पे कि महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का कारण है सामाजिक पृष्ठभूमि के धर्म, जाति, लिंग
कुछ महत्वपूर्ण कारक, इनके आधार पर आज भी भारत के लोगों में असमानता का व्यवहार किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आज भी अगर आप देखें गाँव में जाएं तो धर्म, जाति, लिंग को लेकर आज भी कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पे असमानता का हिस्से इसको लेकर के व्यवहार किया जाता है। और इसके बाद हम बात करें, यहाँ पे दिया गया है कि जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं। पूरे के पूरे गांवों को अपना घर छोड़कर नई ज़िंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम जैसा आपको बताया कि जब कोई भी अगर बांध बनता है या फिर कोई अभयारण्य यानी नेशनल पार्क बनाया जाता है तो उस पूरे के पूरे जो गांव है उसको वहाँ से हटा दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि कोई अगर ना भी जाना चाहे तो उसको मजबूर किया जाता है और वहाँ से उनको विस्थापित किया जाता है। तो इस बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, इसमें आपको अभी मैं बता भी दूंगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एग्जाम व्यूज है, यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तवा की बात करेंगे, तवा मत्स्य संघ जो है ये मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है। और देखिए तवा कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में ये दिया गया है तो जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया तवा बांध का निर्माण जो है वो 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ था। इसके बाद बात करें हम, सरकार ने तवा बांध में मछली पकड़ने का काम जो है वो निजी ठेकेदारों को कब दिया था, तो ये दिया था 1994 में। और इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम एनसीईआरटी में थोड़ा इनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं ताकि आपको इसको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया तवा मत्स्य संघ, यहाँ पे दिया गया जब जंगल में बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं। पूरे के पूरे गांवों के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई ज़िंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर देता है। इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी वे बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। इस सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई पर भी गंभीर रूप से प्रभावित होता है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि जब भी कोई भी बांध बनता है या फिर कोई अभयारण्य बनता है तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें पूरे के पूरे गांव को विस्थापित किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जब किसी गांव को विस्थापित किया जाता है, अगर शहर में छोड़ेंगे तो वहाँ पे बस्तियाँ बनाई जाती हैं गरीबों की और वहाँ पे भी कभी ना कभी क्या करते हैं, इन बस्तियों को हटा दिया जाता है। तो इस वजह से जो वहाँ के जो बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, इन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही यहाँ पर दिया गया अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो ये तवा के बारे में दिया गया है, जो मछुआरे वहाँ पे रहते हैं तो इस बारे में। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, जिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी, ये पूछा जा सकता है, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि तवा नदी कहाँ से निकलती है, तो महादेव की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है, तवा नदी निकलती है, जो कि होशंगाबाद के नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। तवा पर एक बांध का निर्माण देखिए जो हमने अभी पॉइंट बनाया था 1958 में प्रारंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। यह सब करके भी वे बहुत थोड़ा सा कमा पाते थे। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया। अब चलिए हम थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि बांध क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए आप। तो यहाँ पे दिया गया नदी पर बांध, यहाँ पे दिया गया नदी पर बांध ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके। ऐसा करने से एक जलाशय बन जाता है और जैसे जैसे उसमें पानी भरता है ज़मीन का एक बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी बांध बनाया जाता है वहाँ पे बनाया जाता है जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है और उसको इस प्रकार से बनाया जाता है धीरे धीरे वो तालाब की तरह, और वो धीरे धीरे क्या होता है कि जब पानी इकट्ठा होता है तो वो भरता जाता है और वो डूब जाता है वो क्षेत्र। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बांध की दीवार ऊँची होती है और उससे रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है। यह फोटो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फ़ोटो दिया गया है, इधर देखिए, ये टिहरी बांध का है। यह फोटो उत्तराखंड के टिहरी बांध के बनने से डूब में आए इलाके की है। इस बांध के कारण पुराना टिहरी शहर और 100 गांव जिसमें
जिनमें से कुछ पूरी तरह और कुछ आंशिक रूप से पानी के नीचे समा गए। लगभग 1 लाख लोग विस्थापित हुए। तो देखिए दोस्तों, ये टिहरी का यहाँ पे दिया गया है, आपको दिखा देते हैं। ये इस प्रकार से इमेज दी गई है और ये बताया गया कि टिहरी के 100 से ज़्यादा लोग यहाँ विस्थापित हुए थे। कई गाँव डूब गए थे और कई जो है वो यहाँ पर आंशिक रूप से डूब गए। तो ये देखिए पूरा का पूरा आज यहाँ पे मंजर खाली सा दिखाई दे रहा है आपको। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दिया है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बताया गया कि जब भी कोई बांध बनाया था उसका विरोध भी हुआ तो होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं कि 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दिया जाएगा। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध के में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा यानी लीज देना स्वीकार कर दिया। इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र में 33 गाँवों के लोगों को नया साल सही अर्थ में आरंभ हुआ। तो इस प्रकार से इम्पोर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बस इसमें यही कुछ दिया गया है और ज़्यादा नहीं है इसमें, और थोड़ा बहुत यहाँ समानता के बारे में दिया गया है, तो उसको हम अलग से आपको बता देते हैं। तो चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में चलते हैं हम। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में भाग 3, अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो भारतीय संविधान में भाग 3 और आर्टिकल याद रखिए 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं 14 में क्या दिया गया है। तो 14 में दिया गया है विधि के समझ समानता। विधि के समझ का मतलब ये होता है, विधि का मतलब होता है कानून, मतलब राज्य सरकार जो है वो ऐसा कानून बनाएगी कि वो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान होगा। तो ऐसा कानून बनाएगी। और देखिए दोस्तों, ये जो संविधान है इसे संविधान का मूल तत्व है। ये क्या है? संविधान का मूल तत्व है, क्योंकि इस संविधान को ना तो संशोधित किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। तो देखिए, अगर कोई भी अगर राज्य में रहने वाला कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, जो वहाँ के कानून होंगे वो सबके लिए समान होंगे। ऐसा नहीं कि कोई किसी अन्य जाति के लिए अलग होंगे और दूसरी जाति के लिए अलग, ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल यहाँ पे 15 कहता है सामाजिक समानता, यानी धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद है 16 में अवसरों की समानता। तो इसमें दिया गया है कि अवसरों की समानता भी आप पढ़ लेना, आर्टिकल 16 के अंतर्गत ही बहुत सारे आते हैं। तो इसमें मेन आपको बता देता हूँ कि अवसरों में ये दिया गया है कि कोई भी राज्य है, किसी भी राज्य का कोई भी अगर कैंडिडेट है तो वो हर जगह किसी भी पद के लिए अप्लाई कर सकता है। भले ये है कि कोई राज्य जो है अपने जो कैंडिडेट हैं, अपने राज्य के जो लोग हैं उनको थोड़ा बहुत रिजर्वेशन दे सकती है। तो इस प्रकार से इस आर्टिकल में कहा गया है। इसके बाद 17 में दिया गया अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत का अंत। तो यानी किसी के साथ भी छुआछूत नहीं किया जाएगा। तो 17 में ये दिया गया है। और 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का मतलब यह है कि कोई भी अपने आगे उपाधि नहीं लगा सकता, सिर्फ 1-2 को छोड़ करके। एक यहाँ पे अगर आप बात करें शिक्षा के क्षेत्र में और एक आर्मी के क्षेत्र में, जैसा आपने देखा होगा आर्मी में यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल ये सब दिया जाता है, ये उपाधि होती है। इसके अलावा उपाधि नहीं दी जाएंगी, और अगर किसी को देना भी होगा तो राष्ट्रपति से सलाह लेना पड़ता है उसको। तो इस प्रकार से यहाँ पे 18 में उपाधियों का अंत के लिए कहा गया है। तो ये हमने यहाँ पे शॉर्ट ब्रीफ बताया, क्योंकि इस बुक एनसीईआरटी में ज़्यादा डीपली नहीं दिया गया है। तो यहाँ से आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 17 में क्या है, 18 में क्या है, 16 में क्या है। तो इस प्रकार से पूछा सकता है। तो चलिए यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं हमने क्या क्या जाना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में असमानता से संबंधित कारण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे दिया गरीबी, संसाधनों का अभाव, धर्म, जाति, लिंग, ये सभी। तो देखिए दोस्तों, भारत में जो असमानता का जो संबंधित जो कारण है वो गरीबी भी है, संसाधनों का अभाव है, और साथ ही धर्म, जाति, लिंग में जो भेदभाव होता है इसकी वजह से भारत में आज भी बहुत ज़्यादा असमानता है। तो ये सभी कारण जो हैं वो सही दिए गए। नेक्स्ट यहाँ पे तवा पर बांध का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि तवा पे जो बांध का निर्माण हुआ था ये 1958 में प्रारंभ हुआ, और तवा में जो बांध का निर्माण पूरा हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1978 में। तो 1958 में तो आरंभ हुआ और 1978 में ये कार्य पूरा हो गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है? तो अभी हमने आपको बताया कि आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार एनसीईआरटी बिल्कुल कंप्लीट कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो होती है ऑथेंटिक बुक होती है। इससे कोई भी गलतियां आपको आगे नहीं देखने के लिए मिलती हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारी बुक मिल जाएंगी आपको, और उसमें बहुत सारी गलतियाँ भी रहती हैं। लेकिन हमारा सजेस्ट ये रहेगा कि किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं अगर तैयारी, आप चाहे सीटेट चाहे टेट कर रहे हैं या फिर पीजीटी, टीजीटी, रेलवे, ग्रुप डी, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी से ही कीजिए। एक बार आप एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप देखिए आपका लेवल बहुत बढ़ जाएगा, और साथ में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो एनसीईआरटी से बाहर पूछा जाए। तो एक बार आप छोटे छोटे नोट्स बना करके एनसीईआरटी बुक पूरी कंप्लीट कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, ये हमारा अंतिम चैप्टर था, और इसके साथ ही आज हमने यहाँ पे क्लास 7 की जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी पीडीएफ आपको जल्दी मिल जाएगी, और अब हम यहाँ पे नई बुक स्टार्ट करेंगे।